आज का हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था वो 1862 में हुआ था, 1862 में। उच्च न्यायालय भाग 6 में आता है और इसमें आर्टिकल जो हैं वो 214 से लेके 231 तक, 214 से लेके 231 तक इस आर्टिकल में ये उच्च न्यायालय आता है। दूसरा पॉइंट है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में संसद को अधिकार दिया गया था कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो ये संशोधन अधिनियम 7th में 1956 में इसमें संसद को ये अधिकार दिया गया था कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अब बात करते हैं इनके मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। इसकी संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश व राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद ही होती है, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति करता है। परामर्श लेने के बाद वह राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता है। बात करते हैं उच्च न्यायालय की योग्यताओं के बारे में। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के न्याय क्षेत्र में 10 वर्ष का उसे अनुभव होना चाहिए, यानी 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए न्याय क्षेत्र में। तीसरा है कि वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। वह किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में रह चुका हो। एक तो ये योग्यता होनी चाहिए उसका, और न्यायिक कार्य में 10 साल का अनुभव होना चाहिए, और उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता होना चाहिए। तो ये इसकी योग्यताएं हैं। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अच्छा, शपथ की बात करें तो शपथ कौन दिलाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को? राज्यपाल। आयु कितनी होनी चाहिए? 62 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकता है। त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाता है और त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। संसद की सिफारिश चाहिए इसमें, तो राष्ट्रपति उसे पद से कभी भी हटा सकता है। तो इसमें याद करने वाला ये है कि शपथ राज्यपाल दिलाएगा, लेकिन उसको वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। और 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का जो आदेश है वो संसद द्वारा जो उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही वह उसे हटा सकता है। और इसमें एक बात ये भी है कि प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन में समर्थन मिलना आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। इस तरह देखो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उसी तरह हटाया जाता है। तो ये चीज़ आप ये याद रखिए कि राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही हटाएगा, और प्रस्ताव में विशेष बहुमत के साथ संसद के प्रत्येक सदन का समर्थन मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी वो हटा सकता है। अगला है कि महाभियोग की प्रक्रिया, यानी जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों की जो महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार होती है।
जैसे लोकसभा में 100 सदस्यों की या राज्यसभा में 50 सदस्यों के साइन होने चाहिए सबसे पहले। तो साइन होने के बाद वह प्रक्रिया जाएगी अध्यक्ष या सभापति के पास। अध्यक्ष या सभापति अगर इसको स्वीकृत कर देते हैं तो ये जाती है 3 सदस्यीय समिति, और उस समिति में कौन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और एक प्रमुख न्यायविद होता है। इसके बाद दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इसमें स्वीकृति देता है। तो ये तो हो गई महाभियोग की प्रक्रिया। इसके बाद है कि वेतन भत्ता और पेंशन, यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन भत्ता और पेंशन कौन निर्धारित करता है? तो संसद निर्धारित करती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का जो स्थानांतरण है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। किसके परामर्श के बाद? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही वो न्यायाधीशों का स्थानांतरण एक से दूसरे उच्च न्यायालय में करता है। अगला पॉइंट है कि जब न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या कार्य निर्वहन में अक्षम हो, तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, किसी भी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। जैसे उसका पद रिक्त हो गया हो, अस्थायी रूप से ना हो, अनुपस्थित हो, अस्थायी रूप से कार्य निर्वहन करने में सक्षम ना हो, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यकारी पद पे बिठा देता है, नियुक्त कर देता है। अगला है उसका व्यय किसमें होता है? तो भारतीय संचित निधि से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन हो गया, ये व्यय, ये सब भारित होता है। न्यायिक समीक्षा का उपबंध, ये न्यायिक समीक्षा का उपबंध आर्टिकल 13 में है और आर्टिकल 226 में। रिट क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के, तो ये है आर्टिकल 226 में। अगला पॉइंट है उच्च न्यायालय के संविधान में उल्लिखित न्यायिक क्षेत्र और न्यायिक शक्तियों को ना तो संसद द्वारा और ना ही राज्य विधानमंडल द्वारा कम किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के संविधान में उल्लिखित जो न्यायिक क्षेत्र और न्यायिक शक्तियां हैं उसे संसद द्वारा और ना ही विधानमंडल द्वारा कम कर सकते हैं। अच्छा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनके आचरण के संबंध में ना तो संसद में और ना ही विधानमंडल में कोई चर्चा की जा सकती, प्रतिबंध है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का था, वैसे ही हाई कोर्ट के न्यायाधीश का है कि इनके आचरण के लिए कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती है, ना ही विधानमंडल में ना ही संसद में प्रतिबंध लगा हुआ है। अच्छा, जो हाई कोर्ट है उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे हाई कोर्ट के कुछ आर्टिकल्स, जैसे 214 क्या कहते हैं कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। 215 कहते हैं अभिलेखों के न्यायालय के रूप में। 216 उच्च न्यायालय का गठन। 217 नियुक्ति। 219 शपथ। 221 वेतन के लिए। 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 223 में है आर्टिकल, ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और 224 ए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति 224 ए में है। 223 में कार्यवाहक की है, याद रखना कि 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 224 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, 221 में उनका वेतन, 219 में उनकी शपथ, 217 में नियुक्ति, 214 के लिए तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय और 216 में इनका गठन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो हाई कोर्ट है ये टॉपिक ख़त्म होता है।